2007 में अपने अकेले के बूते पर बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद दलितों और पिछड़ों की बात करने वाली मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 5 सालों तक राज किया। लेकिन इन 5 सालों में मायावती ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिसका इंतजार शायद दलितों और पिछड़ों को था। खासकर मायावती का वो वोट बैंक जो कि मायावती के सीएम बनने का आधार था। यही कारण रहा कि उन 5 सालों के बाद बसपा धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश खत्म होता तिलस्म। मायावती ने 5 सालों तक यूपी में भले ही राज किया हो, लेकिन इस दौरान मायावती अपने भविष्य को मजबूत करने में सफल नहीं रह पाई और यही कारण रहा कि मायावती का कैडर धीरे धीरे छोटा होने लगा। बसपा का तिलस्म टूटता चला गया। बसपा के हालात बद से बदतर तो यूपी के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हो गए थे, जिसमें मायावती का मात्र एक ही विधायक विधानसभा तक पहुंच पाया। कभी दलितों में गहरी पैठ और दमदार कैडर के बूते जबरदस्त रसूख रखने वाली पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में बचा कुचा तिलस्म भी टूट गया। आखिर क्यों हुई बसपा की इस तरह की मिट्टी पलीत? कहाँ गए बसपा के वो लोग और विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती की रैलियों का मतदाताओं में कोई खास असर क्यों नहीं दिखाई दिया? इस पर भी गहन चिंतन की जरूरत है। अंबेडकर नगर जिले में बहुजन समाज पार्टी का शुरुआती दौर यूं तो बहुत दबदबे वाला नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस इलाके में हाथी की धमक सुनाई पड़ने लगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 29 सितंबर 1995 को तत्कालीन फैजाबाद जिले को बांटकर अंबेडकर नगर के रूप में एक नया जिला बनाया था। उस समय के बसपा नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के प्रयासों से रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा लोग नए जिले के गठन की घोषणा का गवाह बनने शिव बाबा मैदान पहुंचे थे। यही से ये जिला बसपा के गढ़ में तब्दील होने लगा था। फिलहाल बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 1998 में जिले की तत्कालीन अकबरपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीती थी। उन्होंने इसी लोकसभा सीट से 1999 और 2004 में भी चुनाव जीता। इसके बाद से अंबेडकर नगर में बसपा का ही दबदबा रहता आया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद बसपा ने अंबेडकर नगर की 5 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसमें अकबरपुर से रामाचल राजभर, कटेहरी से लालजी वर्मा और जलालपुर से रितेश पांडे बसपा से विधायक बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर के बावजूद बसपा ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन उसके बाद बसपा का गढ़ दरकने लगा। रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, रितेश पांडे के पिता और पूर्व सांसद राकेश पांडे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो 2017 में बसपा के इकलौते दुर्ग के रूप में खड़ा रहा अंबेडकर नगर जिला भी 2022 के विधानसभा चुनाव में नेस्तनाबूद हो गया। पहली बार बसपा यहां की सभी 5 सीटों पर हारी। बसपा के लोगों का ही मानना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम के तय आदर्शों से किनारा कर लिया। वो परोक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रही थी। इससे अंबेडकर नगर की जनता नाराज थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी की राजनीति में बसपा को बीती हुई बासी पार्टी घोषित कर दिया। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने वाली बसपा 2022 में बलिया जिले से रसड़ा विधानसभा के रूप में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहां से उसके प्रत्याशी उमाशंकर सिंह जीते। बसपा यूपी में अपना दल एस निषाद पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से भी पीछे रह गई। पार्टी को इस चुनाव में 12.9% वोट मिले, जो 1993 के बाद से सबसे कम रहे। जानकार बसपा के बेहद कमजोर प्रदर्शन के पीछे मायावती की रणनीति को जिम्मेदार मानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो 2012 में यूपी की सत्ता से बसपा के बाहर होने के बाद मायावती राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सुस्त होती गईं। बसपा के मतदाताओं और नेताओं को जोड़कर रखने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बसपा संस्थापक काशीराम के सहयोगियों के रूप में राज बहादुर, आर.के. चौधरी, दीनानाथ भास्कर, मसूद अहमद, बरखुराम वर्मा, दद्दू प्रसाद, जंग बहादुर पटेल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सोनेलाल पटेल सरीखे नेताओं की लंबी फहरिस्त हुआ करती थी। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, जुगल किशोर, सतीश चंद्र मिश्रा, रामवीर उपाध्याय, सुखदेव राजभर, जयवीर सिंह, ब्रजेश पाठक, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, मुनकाद अली और लालजी वर्मा जैसे नेता भी बसपा के सहयोगी बने थे।
की कभी लंबी चौड़ी फेवरिस्ट पार्टी में हुआ करती थी। सतीश मिश्रा बसपा के अकेले नेता थे जिन्होंने कुल 151 सभाएं कर बसपा उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। मायावती लगातार बसपा की विचारधारा से दूर होने के साथ ही राजनीतिक रूप से निष्क्रिय भी होती गयी। इस कारण बसपा के पुराने सभी नेता या तो पार्टी छोड़कर चले गए या फिर निष्कासित कर दिए गए। काडर मतों को बसपा से जोड़े रहने के लिए मायावती के पास न तो नेता बचे और न ही कोई दूसरा तंत्र ही विकसित किया गया। यही वजह है कि पहले पुराने नेताओं ने दूसरे दलों में ठिकाना ढूंढा और अब बसपा का काडर वोट भी खिसक गया है। इस बार के चुनावों में चौपट प्रदर्शन की वजह यही है। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोटों को लामबंद करके वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बिना पर पार्टी 2007 में सत्ता में पहुंची थी। 2020 में कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मिश्रा ने प्रदेश भर में 65 से ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए थे। वो हर सम्मेलन में दावा करते थे कि बसपा के साथ अगर 13% ब्राह्मण जुड़ता है तो 23% दलित समाज के साथ मिलकर पार्टी की जीत पक्की है। वहीं दूसरी ओर बुरी तरह से शिकस्त पाई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस हार का ठीकरा ही मायावती पर फोड़ दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मायावती ने बीजेपी को चुनाव लड़वाया, जबकि उन्होंने साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे मायावती ने अस्वीकार कर दिया। इस पर मायावती ने भी राहुल पर कटाक्ष किया था। मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्राह्मण दलित गठजोड़ का ऐसा ही नारा बसपा ने 2007 में भी दिया था।
तब पार्टी से 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद से एक एक कर ब्राह्मण नेता पार्टी को छोड़ते चले गए। फिलहाल बसपा के पास ब्राह्मण चढ़े के तौर पर सतीश मिश्र के अलावा नकुल दुबे और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में वापसी करने वाले पवन पांडे मौजूद हैं। इस बार बसपा ने 65 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो जमानत तक नहीं बचा पाए। जानकारों का मानना है कि मायावती की राजनीति बस कैलकुलेशन पर टिकी है। हर चुनाव के पहले उन्होंने मिश्र को ब्राह्मणों को लुभाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन अब ब्राह्मण समाज इनकी चाल समझकर बसपा से हाथ जोड़ चुका है। बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसमें बसपा के सांसद तो 0 से बढ़कर 10 हो गए, लेकिन सपा के 5 के 5 ही रहे। लोकसभा चुनाव के फौरन बाद बसपा और सपा की राहें जुदा हो गई। अक्टूबर 2020 में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा के बीच तल्खी बढ़ गई थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान मायावती ने भाजपा के प्रति नरम रुख दिखाया तो 7 बसपा विधायकों ने बगावत कर दी। मायावती का मानना था कि सपा की शय पर बगावत हुई है। इसके बाद मायावती ने विधान परिषद चुनाव में सपा उम्मीदवारों को हराने के लिए भाजपा को वोट करने की अपील की थी। मायावती के इस बयान से मुस्लिम मतदाताओं में पार्टी के भाजपा समर्थक रुख की पुष्टि हुई और वो सपा के पक्ष में लामबंद हुआ। सपा से मुस्लिम मतदाताओं को खींचने की रणनीति के तहत मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 89 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी की रणनीति थी कि जिस विधानसभा सीट पर सपा का मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मुस्लिम मतदाता बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट करेंगे। इस तरह मुस्लिम और दलित गठजोड़ से बसपा को फायदा होगा। बीते चुनाव में 48 सीटें ऐसी थीं जिनमें सपा या उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने बसपा का भी मुस्लिम उम्मीदवार था। इनमें से 37 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरफा सपा को वोट किया था। अलीगढ़, बहराइच, बिस्वा समेत 11 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जहां पर सपा और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ। इसका लाभ भाजपा को हुआ। मायावती के विरोधी खेमे के लोगों का कहना है कि मायावती ने बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को कुछ इस तरह उतारा था जिससे वो वोट बांटकर भाजपा उम्मीदवार को जिताने में मदद कर सके। कभी मायावती की करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि मायावती को मुस्लिम विरोधी भी बताया था। वहीं मायावती ने भी नसीमुद्दीन पर पलटवार किया था। उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने बहन जी से बात की। मैंने कहा बहन जी मेरी सिर्फ एक बेटी है, सबसे बड़ी संतान है मेरी, मुझे जाने की छुट्टी दे दीजिए। बोली तुम चले जाओगे तो इलेक्शन एजेंट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, चुनाव फंसा हुआ है, मैं चुनाव हार जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई। टेप आप लोग सुनकर आए, उसमें कुछ नहीं नया नहीं था, वो पूरा मैंने सुना है। अपने मतलब की बातें जो हैं हाँ तो दिखा दिया है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उसको काट दिया है। मुस्लिम समाज के लोग नसीम को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। उनको पूरा भरोसा है कि बहन जी मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या जाटव समाज वाकई बीजेपी के साथ चला गया। तो आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के दूसरे दिन ही मायावती ने बयान जारी कर कहा था कि मुस्लिम समाज ने सपा पर भरोसा जताकर भारी भूल की है। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम समाज का वोट दलित समाज के साथ मिल जाता तो जिस तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा को धराशायी किया था, वैसे ही परिणाम यूपी में भी दोहराए जा सकते थे। बसपा के खराब प्रदर्शन का एक बड़ा कारण परंपरागत दलित वोटों का खिसकना भी रहा। इसमें बड़ी संख्या जाटों मतदाताओं की रही, जिसे बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल जाटो जाति की बेबी रानी मौर्य को आगरा से चुनाव लड़ाया। मौर्य को मायावती के समकक्ष खड़ा करने के लिए उनकी 90 रैलियां की गई। मायावती ने भी रैलियों की शुरुआत 2 फरवरी को आगरा से ही की। आगरा कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में दलित आबादी 30% से ज़्यादा है और उस दलित आबादी में 3/4 प्रतिनिधित्व जाटो समाज का है। 2007 में बसपा ने ये सभी 9 सीटें जीती थीं। इस दफ़ा मायावती ने प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर एक एक रैली कर, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। जिसके अलावा कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे जाटो जाति के असीम अरुण इस बार कन्नौज सुरक्षित सीट से भाजपा टिकट से जीते। 2017 में ये सीट सपा ने जीती थी और बसपा 17% वोट पाकर तीसरे नंबर पर थी। 2022 में इस सीट पर बसपा का वोट 7% तक घटा और भाजपा के वोटों में 5% बढ़ोतरी हुई। 2004 के विधानसभा चुनाव में इस बार बसपा समर्थक जाटव मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने भाजपा का समर्थन किया। तभी तो 2017 में 2 आरक्षित सीटें जीतने वाली बसपा 2022 में एक भी आरक्षित सीट न जीत सकी। विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित हुई मायावती ने अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे को लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटाकर गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा में पार्टी का नया नेता बनाया, जो बिजनौर के नगीना से सांसद हैं। इसे दलित वोट बैंक सहेजने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इस बार दल बदलुओं को चुनाव लड़ने का मायावती का दांव भी काम नहीं कर पाया। राजनीतिक पंडितों की माने तो बसपा का मतदाता बड़ी खामोशी से भाजपा के साथ चल गया। इस वजह से बसपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बसपा के मूल मतदाताओं के हाथी पर से उतरने की वजह से पार्टी गोरखपुर में भी साफ हुई है। 2017 में बसपा ने गोरखपुर जिले में 1 सीट जीती थी और 3 पर सीधी लड़ाई में थी, लेकिन इस बार वो गोरखपुर की 9 में से 1 सीट पर भी सीधी लड़ाई में नहीं रही थी। 2017 में उसने चिल्लूपार सीट जीती थी, जहाँ से बसपा विधायक रहे विनय शंकर तिवारी इस बार सपा के टिकट पर लड़े थे। बसपा चिल्लूपार सीट पर तीसरे नंबर पर गई थी। प्रत्याशी की बेवजह अदला बदली के चलते भी पार्टी को नुकसान हुआ। जो दावेदार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से किसी विधानसभा सीट पर बसपा के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़वाना भारी राजनीतिक चूक थी। विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं में पैठ बनाने की मायावती की रणनीति भी असर नहीं दिखा पाई। 2020 में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। आकाश पर युवा मतदाताओं को बसपा से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। आकाश के सहयोग के लिए सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा को लगाया गया। कपिल को कोई पद तो नहीं दिया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान वो अपने पिता की रैलियों के मुख्य संयोजक के रूप में दिखाई दिए थे। युवाओं में बसपा का जनाधार बढ़ाने की रणनीति कामयाब न होने पर मायावती ने नए सिरे से संगठन को तैयार करना शुरू किया है। अभी तक बसपा में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होते थे। इनमें एक पर आकाश आनंद और दूसरे पर रामजी गौतम की तैनाती थी। 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होते ही मायावती ने आकाश आनंद को पद पर कायम रखते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर का दूसरा पद खत्म कर दिया था। उन्होंने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मिश्र को राष्ट्रीय महामंत्री पद पर बरकरार रखा। बसपा के पुराने नेताओं की घर वापसी होने तक पार्टी का पुराना गौरव लौट पाना शायद संभव नहीं होगा। खास पेशकश खत्म होता तिलस्म में फिलहाल इतना ही।
बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।